बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुम्मा मुबारक, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ और सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मैं हूँ अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम बड़ी ही दिलचस्प एक तहकीक से करने वाले हैं और ये नींद से मुतल्लिक है शहरबानो। बहुत बहुत रिलेट कर रही है मेरे से आज। चाय आज का आज कुछ नींद का ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। जाए। आज मैं सोई रह गई, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ ऑफिस। कोई नहीं, ऑफिस से इतने लेकिन बहरहाल calls। हम टाइम पे पहुंच गए ना। हाँ। तो यही ज़रूरी है, वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तहकीक ये हुई है जी कि छुट्टी के रोज़ देर तक सोना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। वैसे तो देर तक सोना शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना पसंद हो, छुट्टी के रोज़ बिलखसूस। चीन में एक तहकीक हुई है जी, और इस तहकीक में सामने आया कि वो अफराद जो हफ्तेवार छुट्टी के दौरान अपनी नॉर्मल नींद से 2 घंटे ज़्यादा सोते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 46% कम हो जाता है। और Thank God। जर्नल ऑफ इन ये जर्नल है एक जिसमें ये तहकीक छपी है, Infective अफेक्टिव disorder। डिसऑर्डर्स। जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में ये तहकीक छाया हुई है और इसमें बताया गया है कि आम दिनों में 6 घंटे से कम वक्त तक सोने वाले अफराद में डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है, मगर हफ्तेवार छुट्टी के मौके पर ज्यादा वक्त तक सोने से उन्हें इस तरह के बस ये मसाइल नहीं होते। 46% पे मैं तो आ गई हूँ, आप भी आ गए होंगे यकीनन। कि छुट्टी वाले दिन नहीं, हम छुट्टी वैसे वाले भी दिन ज़्यादा सोते ज़्यादा हैं सोना चाहिए। और कोशिश होती है कि थोड़ा सही से रेस्ट करें, पूरे हफ्ते की जो थकान है उसको उतारा जाए। तो आप भी ज़्यादा सोया करें और मुझे लगता है जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो ज़्यादा सोते हैं। लेकिन एक मसला है, एक कोई साइकी या दिमाग का एक मसला है कि वैसे असल दिनों में शायद आंख नहीं खुलती जिस टाइम हमने ऑफिस आना होता है। सही बात है। लेकिन छुट्टी वाले दिन मेरी आंख खुल जाती है। ये सबके साथ होता मैं है। बहुत तंग हूँ इस चीज़ ये से। सबके साथ होता है। छुट्टी वाले दिन जो दफ्तर का टाइम होता है ना, उससे आधा घंटा पहले फ्रेश उठ के बैठे होते हैं हम लोग। Exactly। और समझ नहीं आ रही होती अब क्या और करें। इतना गुस्सा आ रहा होता है कि आज छुट्टी है, आज मैंने सोना था, आज मैंने एंजॉय करना था, लेकिन नहीं, वो जो आपके एक रूटीन साइकिल बना होता है ना, उस टाइम पे आपको। मैं तो शहरबानो जबरदस्ती सो जाता हूँ फिर हाँ, मैं भी ऐसी फिर पड़ा रहता हूँ ढिंढों की तरह। वी आर ब्लेस्ड। थोड़ी देर ये बड़े नींद ब्लेस्ड पूरी लोग करें। होते हैं कि अगर वो उठ जाएं और दोबारा सो सकें। मैं अगले दिन तहकीक पढ़ी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक दफ़ा उठ जाएं, मतलब 40%, तो वो दोबारा नहीं सो वैसे सकते। मेरे वो पास जितनी इसकी एक मर्जी टिप कोशिश कर है, लें। क्या? ये मैं टिप दे सकता हूँ। प्लीज़ बताएं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आई एम श्योर ये बड़ी इफेक्टिव है। और वो ये है कि आप अपनी साइड टेबल के ऊपर ना कोई अच्छी सी किताब रख लें। आपको नहीं पढ़ने का शौक फिर भी रख लें। जैसे ही आपकी आंख खुले आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो भी फायदा, क्योंकि आप कुछ रीड कर रहे हैं, पर इन्फॉर्मेशन आ किताब रही भी है। वही रखें जो आपको पता हो कि पढ़ के आपको नींद हाँ, ही आनी है, इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई भी रख लें, कोई स्टोरी कहानी रख लें, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ऐसी शानदार नींद आएगी ना, ये गारंटी है। दूसरे सफे पे हो गए। बहुत अच्छी आपने तजवीज़ की है। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि लिफ्ट तो एक अरसे से आप यूज़ कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी लिफ्ट है, तकरीबन रोज़ ही यूज़ की जाती है। हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यंगस्टर्स को यूज़ ना करें, लेकिन तमाम यंगस्टर्स ही उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि लिफ्ट में जो शीशे लगे होते हैं, हाँ जी, मिरर, उसकी क्या वजह अच्छा होती है? ये वाकई ये सोचने वाली बात है। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया इस पे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 2-3 वजूहात हो सकती हैं। हाँ, उसकी 2-3 वजूहात है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक तो हम सोचते नहीं क्यों लगी होती हैं। पहली वजह ये है कि अक्सर अफराद बंद जगहों पर घुटन महसूस करते हैं और जब लिफ्ट चलती है तो उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है। मेरे साथ मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, वो भी ये फील करती हैं। तो जब ये शीशे लगे होते हैं ना, तो आप अपने आप को देखने में इतने मसरूफ होते हैं कि आपको महसूस नहीं होता कि एक बंद जगह में, एक बंद चीज़ में से आप गुजर रहे हैं। बहुत सारी लिफ्ट्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अंदर एसी नहीं होता, बिल्कुल, उसमें ज़्यादा वेंटिलेशन उस तरह नहीं होती। और वो शहर बानो जो क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं ना लोग, उनको इस तरह के मसाइल होते हैं, बंद जगहों से छोटी जगहों पे घुटन महसूस होती है। लेकिन शीशे वाकई हेल्प करते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं कि आप अपने आप को देखते रहते हैं। आपका दिमाग जो है वो सोचते ही नहीं है मैं घुटन जगह चीज़ों से गुजर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि मतलब परेशान होते हैं कि हम एंजाइटी भी होती है उनको। शीशे चीज़ की मदद करते हैं कि आपकी एंजाइटी और आपकी मूवमेंट जो है ना, उसमें फ़र्क ना पड़े। किस मकसद के लिए यूज करता हूँ लिफ्ट में लगे। चेहरे के तासुरात भी आप देख सकते हैं, अपने चेहरे के तासुरात देखते रहते हैं, मैं सही लग रही हूँ, मैं नहीं लग रही है, पहुँच गई हूँ, अच्छा अब मैंने ये करना है। शीशा देखते देखते आप पहुंच जाते हैं। आप बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ कि मेरे साथ और जो लोग लिफ्ट में मौजूद हैं वो कैसे लगे, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से खड़े हैं, वो आपको सारी जो है डायरेक्शन नजर आ रही होती है शीशे में। तो 12 लिफ्ट में जो शीशे लगे होते हैं, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। और इसमें ये भी होता है कि एक तो मेल और फीमेल अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। अगर ऑफिस में हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसे भी लग रहे हैं। बेशक आपने नाइट सूट पहना हुआ है, फिर भी आप देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और एंड पे खवातीन जो है ना, वो अपना मेकअप भी सेट करती हैं शीशे में। अच्छी बात है ना, फायदा हो गया ना। अच्छा भाई लिपस्टिक नहीं ठीक, जरा मैंने लिपस्टिक ठीक कर लूँ। ये वाला शीशा जरा मुश्किल होता है ना, फिर ये वाला। वैसे शहरबानो आजकल आप तो सोशल मीडिया पे खासी एक्टिव रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो एक कुछ अनयूजुअल सा फील हुआ आपको? कुछ नया ट्रेंड देखने में आया सोशल मीडिया पे? नहीं,
अच्छा, ऐसा क्या कुछ है, कुछ बताएं? फील नहीं हुआ आपको? ये मुझे तो अभी नहीं फील हुआ। आपकी आंखों के सामने से कुछ वूहू नामी चीज गुजरी है? तमाम सेलिब्रिटीज में देख रही हूँ, शाउट आउट्स दिए जा रहे हैं, तमाम पोस्टों पे लिखा हुआ है वूहू। ये वूहू है क्या? वूहू आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, इस पे वाकई लोग पोस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज क्या जो ये हैं वो वूहू? इस पे शाउट आउट्स दे रहे हैं। ये एक सरप्राइज है और ये अभी तक नहीं पता कि वूहू क्या है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ अच्छा ही हो। कहीं कोई सियासतदानों की जानिब से कोई वूहू तो नहीं आ रहा आवाम के लिए? ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी कि ये किस कोई तरह का सरप्राइज वूहू है। होने वाला है। मुझे ये मैं एक surprise दुआ है। करती हूँ कि सियासत के नजदीक या उसके करीब या उससे रिलेट आप चाह रही हैं कि ये वूहू जो है पॉलिटिक्स से इसका कुछ लेना देना ना हो। कुछ भी ना हो। बिल्कुल, लेकिन Politics- पॉलिटिक्स का वैसे बहुत कुछ लेना देना है अवाम के साथ। वूहू के बाद हम चलते हैं वाहा की तरफ और वो सियासत जो हो रही है वो हमारी वाहा ही हो रही है। तो इस वक्त मुल्क की सियासत एक डेडलॉक का शिकार है, हिजानी कैफियत देखने में आ रही है, फौज क़यादत कर रही है, उसके बावजूद सियासी क़यादत ने भी 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द सजाएं और कैफी किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया है और इसके हवाले से कानून साजी का भी इंदिया दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी गलती पर माजरत खा रवैया अपनाने या माफ़ी मांगने की बजाय पत्थर का जवाब ईंट से देने की कोशिश की जा रही है और अपने बयानिए पर डटी हुई है। मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासी डेडलॉक का हाल क्या है, आगे क्या होगा, तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं। ज़हीम कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। वी आर गुड सर, कैसे आप? अल्लाह का तरस, अल्लाह का तरस। ज़हीम साहब, कल काबीना का स्पेशल एक इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे वहाँ पे और चूंकि कल 9 मई था तो 9 मई के हवाले से बात हो रही थी और उन्होंने भी सवाल उठाया कि सज़ाएं नहीं हुई 9 मई में जो लोग मुलव्विस है, तो वो किससे सवाल कर रहे हैं? यही तो मेरे ख्याल में मजाकिया खेज गुफ्तगू है। जी, नौकरी पक्की करने के लिए तो मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन उसके रिजॉल्व्स क्या हैं वो नहीं बता सके। मुझे बता दें कि वो सज़ाएं किसने दिलवानी है, हाँ जी, किसने मेहनत कर रही है, किसने प्रोसिक्यूशन कर रही है, किसने हकायक को सामने लेके आना है। जो पुलिस है, दीगर इदारे जो सिविलियन इदारे हैं, उनका ये काम है ना। जी, तो अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं और अपनी कैपेसिटीज नहीं रखते इन चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए, तो द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। जी, वेरी सिंपल। सही, हर वो चीज़ इस मुल्क में जो गलत होगी उसके जिम्मेदार वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म होंगे। जी। ये एक राज फाइक बात है हर जगह। ठीक है। तो अगर आप खुद ही तो फिर ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड अगर आप दिखा रहे हैं तो आप अपनी न सिर्फ कमजोरी बता रहे हैं बल्कि आप ये भी बता रहे हैं कि आप बुरी तरह नाकाम हो गए। एक साल में आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर सके प्रॉपर्ली, कि आप डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी रजीम है इन सियासतदानों की हमेशा से, कि जब वो किसी चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते, जो कि कभी भी नहीं कर पाए, और किसी भी जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में या किसी भी ऐसे जगह पर नहीं वो डिलीवर कर पाए जिसका डायरेक्टली आवाम को फायदा हो, तो फिर वो यकीनन कोई सहारा ढूंढते हैं। तो ज़हीम साहब, बदले कहते हैं ना, नया नैरेटिव लेके आएंगे, नई बात करेंगे, यानी कि वही पुरानी बोतल में नई शराब डाल के लाके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और हम क्या सादा कौम है कि वो बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं, बार बार इन्हीं लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारी नस्लों को संवार देंगे। वो कहते हैं और हम मान लेते हैं यार। लुक एट दिस, फॉर गॉड्स सेक। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अदालती निज़ाम जो है ना उसकी वजह से ये ठीक नहीं है और तमाम तर जो जितना भी मलबा है वो अदालती निज़ाम पर डाल दिया गया है कि वो क्यों सजाएं नहीं दे रहे। बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर अदालती निज़ाम, जजेस ने तो फैसले करने होते हैं ना। जी जी। अब अदालती निज़ाम को किसने दुरुस्त करना? किसने दुरुस्त करना? और अगर 23 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और 7.5 लाख केसेस होंगे तो नहीं हल हो सकेगा। अगर आप सिविल कोर्ट्स में जाएं तो यही हाल वहाँ है, यानी कि वो प्रो रेटा आबादी के बेस पे पूरी दुनिया में रजीम है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ टू बी गवर्नड और एक्सरसाइज और कन्वेड जस्टिस बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जजेस एट ऑल द लेवल्स, मे इट बी लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल, provincial level, with the high courts and the Supreme Court. So if that's not there, who's responsible? It is the government of Pakistan. इस्लाहात भी तो आपने करनी है ना, चेंजेस भी तो आपके ही हाथ में है। ज़हीम साहब, अब साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्योंकि आर्मी चीफ की जानिब से भी वाज़े तौर पर कहा गया इस हवाले से कि सानिया 9 मई में जो शख्सियात मुलव्विस हैं बराह रास्त, उनको तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, जो बेचारे अवाम जिनको बहका दिया गया उनको तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। आर्मी चीफ ने तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा दिया ना जी, वो तो हो गया। पर बात यह कि उनके इस बात को, जो कि एक लाजिम मुलजूम है इस मुल्क के लिए, कि जो शख्स, जो जमात एक फैशिस्ट एटीट्यूड के साथ इस मुल्क की निज़ाम को तहबाला करने की कोशिश करे, बैरूनी कुव्वतों के साथ
जो है वो उनकी 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 मदद से इस मुल्क के निज़ाम को जो है वो तहबाला करने की कोशिश करे, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना सिर्फ आर्मी चीफ का काम नहीं है यार। सही बात है। ये सिर्फ फौज का काम नहीं है, ये पूरी कौम की रूह पे हमला हुआ है, ये पूरी कौम के एक जिसको कहते हैं नजरिए पाकिस्तान पे हमला हुआ है। ये है वो नेशनल कंसेंसस जो नहीं हो पा रहा। आज भी लोग खड़े हुए हैं कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो इस तरह नहीं हुआ था, फलाने ने करवा दिया था, फलाने ने कर दिया था, गलती हो गई थी, यूं हो गया था। तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना, एक मुट्ठी भर लोग जब चाहे इस मुल्क को मुक़य्यद कर सर रहे। एक आम सवाल है इसी सूरत हाल को लेके, और वो ये है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में है, और नो डाउट के जो लोग भी सानेहा 9 मई में मुलव्विस हैं उन्हें आइन और कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। Undoubtedly, और no two views about it. बिल्कुल ये तो क्लियर। और किसी वो कहते हैं ना जी कि किसी अगर 10 मुजरिम छूट जाए जी। और एक जो गैर मुजरिम है जो जी, जी, जी। बेचारा मासूम है उसको सजा हो जाए तो ये उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो आप ये कोशिश करें कि किसी ऐसे शख्स को सजा ना हो जो उसमें मुलव्वस नहीं था। सर, सवाल लेकिन अब कोई ये है- ऐसा शख्स जी, जी। जो मुलव्वस था और बच जाए, ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट ज़हीम साहब अब सवाल ये है कि उसी जमात की केपीके में बाकायदा हुकूमत है और अवाम का एक बड़ा तबका स्टिल के जो उनको फॉलो करता है। तो सर ये जो अब एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनती जा रही है सियासत में, ये रिफ्ट किस तरह से दूर की जाएगी? ये देखिए ना, ये रिफ्ट नहीं दूर हो सकती, मैंने पहले भी कहा। इस रिफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा एटीट्यूड चाहिए, बहुत बड़ी, अब बड़े कद के लोग चाहिए ना, सही। जो अपने आप को गुफ्तगू के लिए जो है वो लेके आए और अपनी ईगो को सामने रखते हुए अपने इक़्तिदार को, और लोगों के दोनों तरफ ईगोइस्टिक लोग हैं, अपनी ईगो पे बैठे हुए सब लोग कि जी हम तो हमारी ईगो है, यही तो भाई बात है। यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतना गहना चुका हुआ है 75 बरस में इन लोगों की नाअक़बत अंगेज हरकतों की वजह से, कि वो सब कुछ होते हुए भी एक क्राउड ने वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत बना दी है। अब आप बताइए कि अगर ये बात दुरुस्त है कि जो 9 मई को हुआ वो जुल्म था इस मुल्क के साथ और ज्यादती थी, तो क्या इस तरह की जमात को हुकूमत में आना चाहिए था? तो आंसर वुड बी नो। लोगों ने क्यों वोट दिए? वो लोगों को पता नहीं लगा क्या हुआ, कोई कन्वे नहीं कर सका उनको। और फिर वही बात कि किन्होंने वोट दिए हैं, ठीक है ना जी। अवाम ने केपी अवाम ने कभी किसी को इलेक्ट नहीं किया है, माजरत से। ये सब धोखा है, फरेब है, फ्रॉड है। मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था, 23 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ वोटर हैं, 4.5 करोड़ लोग वोट देते हैं और 1 करोड़ वाला वजीर आजम हो जाता है इस मुल्क में। तो वो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसने किया? फिर किसने किया है? फिर किसने किया? नहीं, अगर लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया है, मैं तो कह रहा हूँ किया ना, लेकिन कितना किया है ये भी तो देखें ना। आप कह रहे हैं मेजॉरिटी नहीं है? मेजॉरिटी नहीं, एक बहुत थिन क्राउड है जिसने किया, और वो 10-12% लोग होंगे सूबे के, उन्होंने एक तरफ वोट दिया, बाकियों को 8% ने दिया होगा। वो 40% तो देखे ना, 40%, 44% अगर पोलिंग हो रही है तो उसमें से 10, 12, 15, 17% ने दे दिया, बाकी 8 जगह लोगों ने दे दिया, तो वो सारे हार गए, ये हुकूमत बन गई। यार ये कौन सा कानून है? वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम हर जगह से हम जीते थे। फॉर्म 47 वाली बात फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जरूर जीते होंगे, मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा से, लेकिन जिस तरीकाकार से वो अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने आप को, मेरी तो उससे इख्तिलाफ है भाई। बिल्कुल सही। कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा। एक सवाल है, यहाँ जो हुआ है, आपने देखा जो जीत के आए हैं रात को, जो 7-7 दिन बाद जीते हैं, ये क्या था? तो ये फॉर्म 47 है क्या? तो ज़हीम साहब फिर तो 90% लोगों को पता नहीं, जो इलेक्शन लड़ता ना सिर्फ उसको पता है कि 45 और 47 क्या है। फिर तो मौलाना फजलुर रहमान सही कह रहे हैं, वो भी जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने बोला है कल कि जी ये तो फिर इसके ऊपर पार्लियामेंट पे तो भरोसा नहीं है लोगों को, फिर तो फैसले मैदान में तो होने फिर चाहिए। पार्लियामेंट छोड़ दे, सियासत बंद कर दे मौलाना। लेकिन तरीका क्या गलत है, वो ये ना करे कि सियासत छोड़ दूं, वो भी कल को इसी रास्ते से आने की कोशिश करेंगे। अगर वो जीत जाते तो वो ये रास्ता दुरुस्त होता ना। ये है वो दो अमली जो तकलीफ दे रही है मुझे और इस मुल्क के 70% अवाम को, जो इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है। कि आप खुद अगर आ जाते जो है वो इसी तरह से, अच्छा अगर फेयर एंड फ्री हो जाए तो इसी रास्ते से आएंगे। सर एक सवाल है शहरबानों के सवाल के बाद मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, आप पूछेंगे। ज़हीम कहते साहब 9 मई का जिक्र हुआ था, तो हुकूमत की जानिब से कोई कानून साजी की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कानून साजी करेंगे इस सारे मामले पर? देखिए अगर कर सकते हैं इस तरह की कानून साजी में, देखिए ना सॉरी, एक तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब वो किस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं ये मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन कोई भी कानून साजी अगर फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो और इनके इक़्तिदार को,
तूल देने के लिए हो, जिस वो तरह ठीक नहीं है। 17th अमेंडमेंट लाई गई थी इस मुल्क जी, में जी, कि जी, जी। किसी को खलीफतुल मुस्लिमीन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये तो फिर तरीकाकार गलत है ना। ये दिस इज रॉन्ग। सर माय क्वेश्चन इज जो आप बात कर रहे थे कि ये बात ठीक है, सर्वे से ये चीज़ साबित हो सकती है कि बड़े कम लोगों की एक तादाद है जो निकली, उन्होंने वोट कास्ट किया, मेजोरिटी वोट या पॉपुलर वोट इसे नहीं कह सकते, तो सर फिर क्या तरीकाकार होना चाहिए? हुकूमत का कौन सा ऐसा तरीका नाफिज करें कि जिसपे मेजोरिटी अवाम घरों से निकले और वोट कास्ट करे? देखिए, इसमें भी तमाम जो सबसे पहली बात तो है कि आवाम को कन्विंस किया जाए जी कि ये जो लोग आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग है ना, सही, क्योंकि प्रोसेस क्या करता है कि प्रोसेस आपको ट्रेन कर देता है फॉर द बेटरमेंट। सही। अब 10 साल यहाँ काम करेंगे एंकर पे, 11वें साल अब लोगों को 20 को बता देंगे ये किया करो यार, जी, जी, जी। तुम ठीक हो जाओगे। सही, ऐसा तो ही प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वही करप्ट और डिसऑनेस्ट हैं। जी जी तो अगर आप उनको, जब आप आवाम को ट्रेन कर देंगे कि जनाब ये पॉलिटिकल मोडालिटीज है ना जी, डेमोक्रेसी की जो मोडालिटीज है, अगर एक भी मोडालिटी ना हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो ऑटोक्रेसी होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, कुछ भी हो सकता है, ओलिगार्की, कुछ एनीथिंग। बट मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, आपने इस कौम को ट्रेन ही नहीं किया। कौम को ये आज भी जो वोट दे के भी आते हैं ना, उनको ये वोट यकीन नहीं होता कि वो जिसको वोट दे के आएंगे वो उसी सही के हक में, उसी के हक में वोट जाएगा, किसी और को नहीं चला जाएगा। और दूसरी बात, क्या आपने इस कौम को इस तरह ट्रेन किया पॉलिटिकल पार्टीज ने कि वो उस शख्स को जरूर देखें जिसको वोट देने जा रहे हैं? सही, वो जाके नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब को वोट दे आते हैं। और जो बंदा भेज रहे हैं आप, उसने जाके असेंबली में क्या डिलीवर किया है आप नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा। क्यों? कि आपने एजुकेशन जो है वो नहीं है इस मुल्क में। आपके परसेंटेज एजुकेटेड लोगों की कितनी है? जब वो सबसे बड़ी मोडालिटी है 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं। और स्कूल और स्कूलों से बाहर है, और स्कूलों के जो हालात जी। हैं, आप वो अगर देख लेना जी, तो आप सोच ही नहीं सकते कि हुकूमत का जो आर्टिकल 4 में फंडामेंटल राइट्स में जो तालीम है, जी, जी, जी। सेहत और Basic right बुनियादी हकूक हैं, तो वो आप, ज़हीम साहब, it's लोकल not गवर्नमेंट there। जवाब है फिर इसका। लोकल गवर्नमेंट जितनी तगड़ी होगी उतनी अवाम की अच्छी वो ट्रेनिंग सबसे होगी। बड़ा जवाब है, क्योंकि उसमें होता ही है कि लोकल कम्युनिटी में, बहुत छोटे इलाके में हर शख्स एक दूसरे को जानता जानता होता है। लेकिन फिर वही बात है ना, वहाँ पे भी अपना बरादरी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं। जब तक इस कौम को आप ट्रेन नहीं करेंगे कि वो सही आदमी को इलेक्ट करें, सही लोगों को इलेक्ट करें अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नईम कादरी साहब, आपने कहा है इवन कि- एट द लेवल ऑफ द काउंसिलर, जी, तब तक ये निजाम दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा है जिसने कि ठीक कर रहा है वो खुद ही ठीक जो नहीं है भाई। पार्टीज हैं, आप कह रहे हैं जो पार्टीज हैं उनको आवाम को ट्रेन करना चाहिए, अभी तक किसी ने ट्रेन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि ये पार्टीज को पहले ट्रेनिंग की जरूरत है? ये पार्टीज में जो लोग खड़े होते हैं बात करने के लिए, इनको बोलने की तमीज सीखनी चाहिए, इनको पार्लियामेंट में बात करने की तमीज आनी चाहिए, इनको आवाम के मसाइल सुनने की तमीज होनी चाहिए, और उसके बाद जब ये जीत जाते हैं उसके बाद फिर अपने रवैयों को बेहतर करने की तमीज होनी चाहिए। हर बात आपने 100% दुरुस्त की है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि उनका मकमा नजर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल, अपनी मर्जी की पॉलिसीज, अपनी जेबें, अपने तो फिर हम अकाउंट, कहाँ अपना से काम। लेके आए ऐसे सियासतदान जो आपने हमारे किसी- गम का दावा करें? आप जब प्रोसेस बना देते हैं ना, जब आप प्रोसेस को दुरुस्त कर देते हैं, तो प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन लेटर इन स्पिरिट विद ऑल इट्स मतलब फंडामेंटल उसके जो फिनोमेना हैं, आप इम्प्लीकेट कर दें लेटर इन स्पिरिट में, तो वहां पे छाननी लग जाती है, और पंजाबी में छाननी लग जाती है, सब फिल्टर होता है। ऑटोमेटिकली चीजें फिल्टर होती चली जाती है, और कोई भी चीज एकदम तो होती नहीं, इन ड्यू कोर्स आप चीजों को ठीक। यहाँ पे वो निजाम ही नहीं आया ना कभी। जी, किसी ने किसी को उठा के बिठा दिया, और उसके बाद उसने लोगों को नौकरियां देके, ताल्लुकात बना के, पैसे देके, सिस्टम्स को अब्यूज करके आपने अपने आप को एक बना लिया, और आप चलते रहे। तो ये महज़ब जमहूरियत जो है ना, माजरत से मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, और मैंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ जंग लड़ी हुई है पूरी 10 साल की। लेकिन सिस्टम जो है वो अब पैरासाइट हो गया टू इट्स ओन एंटिटी। जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक ये रिजॉल्व डेमोक्रेसी के कौम को नहीं मिल सकते। सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। वक्त की कर लेते हैं सर। अब जाते जाते अगर आप एक और डेवलपमेंट उस हवाले से भी अपना तज्जिया देते हैं, और वो ये कि सरदार सलीम हैदर साहब आज गवर्नर पंजाब बन रहे हैं, और बिलावल भुट्टो भी शिरकत कर रहे हैं उनकी तकरीब हलबरदारी में। तो इस हवाले से क्या देखिए जी, ये बड़ी कामयाब पॉलिटिक्स है जरदारी साहब की। जी। उन्होंने ओनर्स किसी चीज का नहीं लेना, तमाम अपने बंदे लगवा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे उन्होंने ले लिए। उन्होंने इनको सिर्फ वो देखे ना कि शौक गुलबोसी में हमने कांटों पर जुबान रख दी। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए शेर है। उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के लिए अपनी पार्टी को भी, वो जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब फरमाते ना, जी जी ये प्रोग्राम तो तो उन्होंने उनको वहां तक पहुंचा दिया अल्लाह के फजल से, अपने आप को भी पहुंचा लिया।
अपने भाई साहब को पहुंचा दिया। जरदारी साहब जो है उनका एक डिफरेंट सिस्टम है, वो सिंध में बैठे हुए हैं, उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी ले लिए, वो हुकूमत भी इंजॉय करेंगे और तमाम एल्स और नाकामियां जो 100% होंगी वो इन्हीं के खाते में पड़ेगी। ठीक है, तो ये वेरी सक्सेसफुल मैन। ठीक, जरदारी साहब की बहुत सियासत बिल्ड है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचा दिया। हर कोई अपने आप को अपनी कारकर्दगी से पहुँचाता है, काम करें, आवाम आपको चूज़ करेगी। मौसम की बात करते हैं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड नवाबशाह में रिकॉर्ड किया गया है। कराची में दर्जा हरारत 38 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 था, मगर फील्स लाइक 42 यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस हुआ। तो और पीडीएम ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस हो रहा था, हीट वेव की वार्निंग भी जारी कर दी। माय गॉड। तो इसी सारे हवाले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, ये बताइएगा कि हीट वेव जो है वह अभी महसूस होना शुरू हो गई है, टेम्परेचर जो है वो कितने दिन तक इतना ही शिद्दत में रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए अब तो गर्मी के दिन है तो जाहिर है गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। ये 2-3 दिन है इसमें तो फिर कुछ कदरे यानी आपका सेंट्रल पंजाब से जो ऊपर ऊपर का नॉर्थ पंजाब कह लें और केपी, उन इलाकों में तो इतनी गर्मी नहीं होगी क्योंकि वहाँ बारिश कुछ है। अभी भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और गिरदोनवा में। तो ये स्पेल 2 दिन तक वहाँ चलेगा, लेकिन लाहौर से नीचे नीचे जो आपको मैदानी इलाके हैं पंजाब के बेशतर और इसी तरह से पूरा सिंध जैसे आपने जिक्र किया और बलूचिस्तान के जनूबी और मशरकी अजला, इन तमाम एरियाज़ में आप मतलब ऑन एंड ऑफ कोई इक्का दुक्का जगहों पर बारिश होती है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो आपने जिक्र किया तो मई और जून एक्चुअली गर्म तरीन महीने होते हैं, आपको पता है। और इस साल तो लकीली उतनी गर्मी नहीं पड़ी, अप्रैल के महीने में पड़ना शुरू हो जाती थी, लेकिन चूंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती रही और भी मई के भी पहला एक आध हफ्ता तो अच्छा गुजर गया, लेकिन हमने पिछले चंद दिनों से जो गर्मी पड़ना शुरू हो गई है तो इसमें यानी 12 या 13 के बाद या 12 के बाद आप कह सकते हैं कि और इसमें शिद्दत कुछ आ सकती है। उसकी वजह ये कि किन इलाकों में ज्यादातर गर्मी पड़ने के चांसेस हैं? देखिए इसमें जाहिर है सिंध के जो बालाई सिंध के जो अजला होते हैं, नवाबशाह, दादू, लाड़काना, यही अमूमन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इधर ही रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके साथ साथ मुल्क का जो जनूबी पंजाब है उसमें बावलपुर, रहीम यार खान और खानपुर और ये जो डेरा गाजी खान हो गया, इन तमाम इलाकों में अगले मई के आखिर में यहाँ टेम्परेचर जो है ना 48 से 50 के दरमियान जाने का है खदशा। मई के आखिरी हफ्ते में कह ले या आखिरी 10 दिन जो होंगे उसमें सरदार साहब, हमने ना एक अनयूजुअल ट्रेंड देखा, जैसे सर्दी है वो देर से शुरू हुई और देर तक रही, तो गर्मियों के हवाले से क्या पेशन गोई है, क्या सामने आ रही है सिचुएशन? कोई एबनॉर्मेलिटी होगी ये जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं सारे? देखिए उसमें यही होता है कि अब वैसे जनरली तो ट्रेंड आप देख रहे हैं कि हर आने वाला साल जो है ना पिछले वाले साल से निस्बतन गर्मी गुजर रहा होता है, लेकिन ये जो 2 महीने होते हैं पाकिस्तान में, जाहिर है मई और जून ये हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं। फिर जून के बस से एक तरह से प्री मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान होता है, तो फिर ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो ये 1.5 महीना कह लें आप, यानी आज 10 मई है, 10 मई से लेकर 15 या 20 जून तक ये जो 35-40 दिन होंगे इनमें ही ज़्यादा एक तरह से रहेगी, हीट वेव कंडीशंस हो सकती हैं मैदानी इलाकों में और गर्मी ज़्यादा रहेगी। सरफराज साहब, मैं सोच रही थी कि आप हमें बताएंगे कि कोई बात नहीं, एक हफ्ता गर्मी रहेगी, उसके बाद फिर मौसम बेहतर होगा, बारिश होगी, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हीट वेव से लोगों को बचना होगा खुद ही, अपनी मदद आपके तहत। और ये बता दीजिए, क्या आने वाले दिनों में कोई बारिश का इम्कान है? जी ये जो मैंने कहा ना आपसे जिक्र किया कि आज स्पेल शुरू हुआ है, कल केपी के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है, बलूचिस्तान में हल्की सी बारिश हुई है, कोयटा और कल्लात इक्का दुक्का जगहों पर। तो ये 2 दिन तक है, आज 10 मई से लेकर 12 मई की आफ्टरनून तक एक तरह से वक्फे से है। तो उसमें इम्कान ये है कि कल शाम या कल रात लाहौर में भी बारिश हो सकती है, लाहौर, फैसलाबाद और जी। तो फिर उससे कदरे एक आध दिन पहाड़ों पे मौसम कैसा रहने वाला है अगर लोग घूमने फिरने जाना चाहें नॉर्दर्न एरियाज में? देखिए अब ग्रेजुअली तो वहाँ भी गर्म होता जा रहा है। आपने शायद हमारी एक एडवाइजरी देखी हो कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी इवन टेम्परेचर अब 3 से 4 डिग्री एवरेजेस से ऊपर जाने का एक तरह से है इम्कान। और उसके नतीजे में जाहिर है वो जो ग्लेशियर्स पिघलने की वो होती है, वो एक अलर्ट जारी किया गया।
तो ग्रेजुअली तो अब सभी जगहों पे गर्मी बढ़ती जाएगी। डिपेंड करता है कि मौसम, जैसे ये जो बारिश का स्पेल है इस दौरान तो ठीक रहेगा मौसम, लेकिन उसके बाद फिर निस्बतन ड्राई स्पेल है, कोई एक आध हफ्ते तक कोई ऐसी उस तरह की ख़ास बारिश नहीं है किसी भी जगह पर, तो उस दौरान में ज़ाहिर है गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों का तो अपना एक मौसम है, आपको पता है, वो तो इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं है, सयाहत के लिए जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। उनके जाने की उम्मीद है कि 10 से 12 मई तक बारिश होगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आएगी, मज़ीद इजाफा होगा और हीट वेव में भी इजाफा होगा। तो आपको अपना खुद ख्याल रखना है। हीट वेव से महफूज रहने के लिए आपने अपने आप को कोशिश करनी है कि डिहाइड्रेशन से बचा जाए, पानी ज़्यादा पिएं। और जो लोग बाइकर्स हैं या फिर मतलब गाड़ी पर सफ़र नहीं करते, पैदल सफ़र करते हैं और धूप डायरेक्ट उन पर पड़ती है, तो कोशिश करें कि कोई कपड़ा गिला करके अपने सर पर ले लें ताकि आप इस शिद्दत से बच सकें। तो शेर बानो, हम लोग ब्रेक में जो बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक से वापस आ गए, अपने नाज़रीन के साथ भी वही शेयर करते हैं कि चाय के साथ मैंने अक्सर देखा है कि आप बिस्किट खा रही होती हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आज बिस्किट मिसिंग है चाय के साथ बिस्किट, लेकिन आज जाहिर है आज मैं जल्दी में थी तो बिस्किट नहीं ला सकी। मैं आपकी ये ख्वाहिश अगर पूरी कर दूं, कैसे? आपको कौन से बिस्किट पसंद है? मुझे ज़्यादा खताई पसंद है। खताई पसंद है? वैसे खताइयाँ तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर नान आपके लिए खताई। बिस्किट नान खताई ले आए। कैसे? वाह, ये आपने पहले से रखा हुआ था? जी, ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ था। क्या बात है, खोल के भी दे। शेर बानो आज जरा दफ्तर भी हड़बड़ी में पहुंची है, थोड़ी जल्दी जल्दी पहुंची है, तो सरप्राइज देंगे, मूड अच्छा हो जाए। ब्रेकफास्ट ही किया तो आप मेरे लिए कितने कितने अच्छे हैं आप। और मुझे बहुत पसंद है ये बिस्किट, यानी आपको भूख भी लगी हो, उसके अलावा अगर आपका मूड भी ऑफ हो रहा हो तो आप नान खताई, आपका मूड भी अच्छा हो। लेकिन मैं पूछने ये वाला था कि वाई नान खताई, और भी बहुत सारे बिस्किट्स हैं हमारे पास। तो पता नहीं, इसमें से एक तो ये शुगर बहुत कम होती है, सही। दूसरा ये है कि मज़ा आता है चाय के साथ खाने का। मुझे नहीं पता, ये नान खताई बनाने वालों से पूछना पड़ेगा कि वाई नान खताई। अच्छा, वैसे आपको नान खताई खाते हुए कोई वाइब आती है, कोई ट्रेडिशनल वाइब आती है कि बिल्कुल यार आती है, कोई अपनी रूट्स के साथ कनेक्टिविटी वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल आती है, कि बिल्कुल मैं आती को पुरानी जो है ना, हवेली में बैठी पुरानी हुई हूँ। खुराक को खा रही हूँ, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड। अब ये पुराने कुकीज़ हैं या पुराने बिस्किट हैं, बट जो इसका एक टेस्ट है ना, वो अभी कोई और बिस्किट्स उस तरह से बीट नहीं कर सके इसको, है ना? चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बिस्किट के साथ साथ ज़रूरी है कि हम एजुकेशन का भी खबरें भी दें, ताज़ा और खस्ता खबरें। बिल्कुल, खस्ता बिस्किट्स के साथ खस्ता खबरें कुछ ये हैं कि एजुकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम की बात करेंगे तो इस हवाले से वफाकी वज़ारत तालीम की रिपोर्ट की एक सामने आई है। तहलका खेज़ इंकशाफ की अगर हम बात करें तो वो इंकशाफ बहुत ही ख़तरनाक है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं और स्कूल जाने वाली उम्र के 40% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनमें बच्चियों की अगर हम बात करें शरह की तो 54% है, जबकि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 40% से ज़ायद बच्चे बुनियादी नशोनुमा और सेहत के मसाइल से भी दो चार हैं। पाकिस्तान में तालीम की हालत ज़ार इतनी ख़तरनाक है कि बरतानवी हाई कमिश्नर को भी ये कहना पड़ गया कि दुनिया में किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, और तालीमी सूरत हाल को देखकर वफाकी हुकूमत ने अब मुल्क भर में 5 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसका मकसद है जी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को अब बुनियादी तालीम फराहम की जाएगी। ये वही 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और फाइनली हमारी वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन हम पेश करते हैं इस हवाले से कि होपफुली कोई अच्छा प्लान इन्होंने बनाया होगा और ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन इतने कम बजट में ये मुल्क के हालात है, आपको लगता है कि ये प्लान कारआमद साबित होगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? प्लान तो बहुत बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमारे पास बड़ा टैलेंट है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं जो हमारी कह लें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। बात वही है कि अगर सही टैलेंट को सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए, और ये वही बात है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। जो है वो एक बेसिक नीड है हर बच्चे की, यानी आप उससे अगर ये छीन लेंगे तो आप उससे उसका बेसिक राइट, एग्जैक्टली, आप उससे उसका फ्यूचर छीन लेंगे। एग्जैक्टली। और हैरानकुन बात यह कि शहरबानो 54% जो हैं वो फीमेल हैं, मतलब बच्चियां हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन अब 5 साल के लिए तालीम एमरजेंसी नाफिज की जा रही है, बड़ा अच्छा इकदाम है ये। एंड आई एम श्योर कि अब एक सोफिस्टिकेटेड प्लान की ज़रूरत है, और इसको सही मानों में सिर्फ ये पॉलिसी कागज़ों में ही ना रह जाए, या सिर्फ ये नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ना रह जाए कि जी हमने तो तालीमी एमरजेंसी नाफिज की थी, बांग दावों की सूरत में ना रह जाए, या बह ना जाए, राइटली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और वाकई साबित करके दिखाया जाए कि अब ये 2 करोड़ और 60 लाख बच्चे स्कूलों में
और तालीम हासिल आप कर रहे जस्ट इमेजिन करके देखें कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कितना ट्रॉमा और कितनी एंजाइटी फील होती है। मतलब मुझे ये सोच के ही एंजाइटी फील होना शुरू हो गई है अच्छा, कि आपका दिल चाह रहा है लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। इसका एक बहुत सी वजूहात भी हैं इसमें, बहुत वजूहात है एग्जैक्टली। और बड़ा तबका जो है वो ऐसा है कि जिनकी प्रायोरिटी पे शायद रोटी कमाना है। शायद इनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है रोटी कि पूरी एक वक्त की होगी रोटी तो के तालीम लिए के बारे बिल्कुल में कोई उनकी सोचेगा ना। कोशिश रहती है और ज्यादातर बच्चे लेबर कर रहे होते हैं। वो मैंने वो मजदूरी कर लेबर रहे डे होते पे एक अजीम एक शेर सुनाया था, वो यहाँ पर भी बिल्कुल रिलेट हो रहा है, मैं फिर सुनाऊंगी। वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो गंदुम ले या तख्ती ले। वाह 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 वाह, एग्जैक्टली वो यही अपने बात घर है। की रोटी पूरी करेंगे या फिर वो बच्चों को तालीम दिलवाएंगे। जब रोटी पूरी नहीं हो रही तालीम कैसे दिलवाएंगे? हालात इतने ख़राब हैं, पहले हालात सही करने की ज़रूरत है, फिर बेसिक राइट बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तालीम बच्चों का बेसिक राइट है, प्लीज़ बच्चों तक पहुंचाएं। आप उनसे उनका फ्यूचर नहीं छीन सकते। और सिर्फ बच्चों को अब स्कूल नहीं भेजना बल्कि साथ साथ ये काम भी करना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी रीवैम्प होने की बड़ी ज़रूरी जो है उसकी ज़रूरत महसूस होती है। और वो ये कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड इस हवाले से किया जाए कि वहाँ पर एक मयारी तालीम भी दी जाए, ताकि सिर्फ बराए नाम वो ना हो लिटरेसी रेट, बल्कि वाकई में कुछ आता जाता भी हो बच्चों को, लोगों को। तो बहरहाल जी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं गवर्नमेंट के साथ। बड़ी अच्छी इन्होंने जो है ये एक इनिशिएटिव इन्होंने बड़ा अच्छा लिया है और 5 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज की है। अब आगे बढ़ते हैं, नाफिज हो ही जाए बिल्कुल जी, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और एक शहर बानो बड़ी मुनफरिद पेशकश से मुतल्लिक आपको बताते हैं। वैसे तो अमूमन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की जानिब अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑफर्स तो देते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑफर्स भी आती हैं जो हैरान कर देती हैं। और ये ऑफर है मलेशिया की मलेशियन गवर्नमेंट की जानिब से। उनका ये कहना है कि जी अगर आप उनसे पाम ऑयल खरीदेंगे तो वो आपको साथ में एक लंगूर तोहफे में देंगे। लंगूर? बिल्कुल एक लंगूर देंगे, उनको जीता बताया जागता कि लंगूर। पाकिस्तान को लंगूरों की जरूरत है। नहीं मैं बताता हूँ, इस लंगूर की वाकई जरूरत है, क्योंकि खबर ये है कि जो तोहफे में लंगूर दिया जाएगा वो ओरेंगटन एक इसकी ब्रीड है, बिल्कुल ये एक्सटिंक्ट हो रही है, मादूम हो रही है ये नस्ल लंगूरों की। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम मलेशिया इंडोनेशिया की जानिब से किया जा रहा है। ये दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पाम ऑयल की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं, लेकिन शायद ये वाली ब्रीड नहीं पाई जाती। ये मादूम हो रही है ना ओरेंगटन। उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए कहा है कि जो भी ममालिक पाम ऑयल खरीदेंगे उनको हम लोग तोहफे में एक ये लंगूर देंगे, ताकि इसकी जो नस्ल है उसको मादूम होने से बचाया जा सके। बहुत अच्छी बात है, पाम ऑयल भी खरीदें और साथ फ्री में मिलेगा। वो होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, तो खरीदना चाहिए, अच्छी बात है, और मादूमियत से बचाना चाहिए नेचर को खास तौर पर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हम करते हैं होम बजटिंग के हवाले से। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिडिल क्लास उस शख्स को समझा जाता है जो महीने के $300 या पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 रुपये कमाता हो, मगर पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो माहाना सिर्फ 50,000 रुपये कमाते हैं। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद अपनी तनख्वाह में घर का किराया, बिजली और गैस का बिल, पेट्रोल, दवाई, बच्चों की फ़ीस, ये सब पूरा नहीं कर पाते और बाकी महीना उधार या फिर कर्ज लेकर चलाना पड़ता है। तो अगर मियाँ और बीवी दोनों भी कमा रहे हो तब भी हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इस मुश्किल दौर में ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए घर का बजट कैसे बनाएं, ये जान लेते हैं हमारी गेस्ट होम एक्सपर्ट और मैरिज कंसल्टेंट मिसेस खान हमारे साथ मौजूद। मिसेस खान, आपको वेलकम करते हैं। महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि होम बजटिंग कैसे की जाए। 50,000 कमाने वाला शख्स भी परेशान है, 1 लाख कमाने वाला शख्स भी परेशान है, और अगर हम बात करें 50 से नीचे वाले तबके की तो उसको क्या ही कहें। तो होम बजटिंग कैसे कर सकते हैं हम, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं? देखें, आजकल तो हर तरह से हर शख्स, चाहे वो ज़्यादा कमा रहा हो चाहे वो थोड़ा कमा रहा हो, हर शख्स बहुत सख्त परेशान है। हमारी परेशानी तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हम क्या करें, हम क्या मंगाएं, क्या चीज़ को कट डाउन क्या करें, कहाँ पे ख़रीदारी करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब ये कि हमें समझ में नहीं आता, जब हमारी गवर्नमेंट को ही समझ में नहीं आ रहा कि इतना इंपोर्ट आपने वीट कर लिया और इतना वीट, एक्सेस वीट पड़ा है, तो आप क्यों नहीं आटा सस्ता कर देते? आप क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास कितना प्रोडक्शन होगा, मुल्क में कितना प्रोड्यूस होगी, कोई भी चीज़ हो, कितनी प्रोडक्शन होगी, फिर उस लिहाज से मुतय्यन किया जाता है, उस लिहाज से उसका जो होता है खरीदने का, जी आई मीन पॉलिसी बनाई जाती है, खरीदारी का एक पॉइंट
हाँ प्रॉपर के कितना क्या कीमत दी जाएगी, किस कीमत पे वो बिकेगा, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं अभी तय कर सकती। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं एक बजट बना सकती तो एक आम आदमी कैसे बजट बनाएगा? जब मिसेस खान हमें कोई प्रिसाइज करके बताएं कि किस तरह से हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और होम बजटिंग एक बेहतरीन घर का खाना और घर की ज़रूरियात किस तरह से पूरी हो सकती हैं? बेहतरीन खाना तो अब आपको अच्छा क्वालिटी फूड नहीं मिल सकता है, हेल्दी फूड नहीं मिल सकता। आपके बच्चे और आपकी नस्लें, आपकी पॉपुलेशन को हेल्दी फूड नहीं मिलेगा। जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तो आपकी हर चीज़ की जो ग्रोथ होगी वो कम होती जाएगी। अब आप ये सोचें कि अगर हम रोज़ाना मुर्गी बनाते थे या हर दूसरे दिन मुर्गी बनाते थे, तो अब वो मुर्गी इतनी महंगी हो गई कि हम 1/4 हिस्सा मुर्गी का खरीदते हैं और उसमें ढेर सारी सब्जी डाल देते हैं, जिससे बच्चे बड़े नाला होते हैं, क्योंकि वो तो सारी पूरी मुर्गी की डिश खाना चाहते हैं। अब ये है कि वो बच्चे खाना छोड़ देते हैं। अब देखें कि उनकी हेल्थ क्या होगी। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब कुछ काम कर सकेंगे, आप पढ़ भी सकेंगे, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे, आपका ब्रेन भी अच्छा होगा, आपको अच्छी ग़िज़ा मिल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल में हमें डाल रही है। अब आप प्याज देख लें, जो बेसिक नीड्स है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये बताइएगा कि इस मसले से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? बजट को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? क्या ज्यादा पैसे कमाना इसका हल है? बिल्कुल, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप 2-2 जॉब्स करें। औरतें घर में भी बैठकर सिलाइयाँ करें, घर में भी बैठकर कुछ पकाकर समोसे वगैरह, या ऑफिसेज में कुछ सप्लाई करें, खाना वगैरह सप्लाई करें। बहुत सी औरतें बहुत से काम कर रही हैं घर बैठी हुई, और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ताकि वो अपनी इनकम बढ़ाएं और अपने बच्चों को सारी चीज़ें, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा खाना, अच्छी बजटिंग ऐसी भी हो सकती है कि एक कमरे में बैठें, अपनी लाइट्स का देखें निज़ाम, अपनी अननेसेसरी लाइट्स को बुझाएं, अननेसेसरी पंखे बुझाएं, जिस कमरे से निकलें फ़ौरन उस कमरे की लाइट्स बुझाएं, उस कमरे के पंखे बुझाएं, जो बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती। या अब तो मैंने देखा है माँ बाप बहुत बोलने लग गए हैं। हम देखते हैं कि हमने सुनी है बातें, अपने बड़ों की देखी तो नहीं है कि हम लोगों ने तो बहुत मुर्ग और ये वाली ग़िज़ाएँ नहीं खाई। हम लोग देसी चीज़ें खाते थे, सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, और कभी तो ये भी कहा कि चटनी कूट कर खा ली। तो लोग इस तरह से गुजारा करते थे। फिर एक वक्त आया हम लोगों का कि हर आसाइश मिली, अब हालात फिर से ख़राब हो गए। तो क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं दोबारा, उन्हीं हालात की जानिब? उससे भी बदतर से बदतरीन हालात में जा रहे हैं। एलीट क्लास को तो आंख बैठे हुए वो तो सब कुछ खरीद लेते हैं, अपना गैस, अपना पेट्रोल भी डाल लेते हैं। हम लोग तो जो बच्चों को थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए ले जाते थे, अब तो हम लोग वो भी नहीं ले जा सकते। बच्चे कहीं जू नहीं जा सकते, बच्चे कहीं गार्डन नहीं जा सकते। उबर शुबर देखें, रिक्शा टैक्सी के किराए क्या हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। बच्चों को डॉक्टर ले जाना हो तो देखते हैं कि अल्लाह इतना किराया, और फिर इतनी महंगी उसकी फ़ीस, और फिर इतनी महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी, डॉक्टर के पास जाना मुश्किल। पहले कज़न्स के या रिश्तेदारों के कभी चले जाया करते थे, अब ये सोचते हैं कि इतना किराया लगेगा, इतना पेट्रोल लगेगा। अब तो हम जाने आने से भी कासिर हो गए। इस कदर हमारे बुरे हालात कर दिए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस करवट बैठें, किस करवट उठें, क्या करें क्या नहीं करें। बिजली चलाना वो मुश्किल, पानी कई दिन नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मुल्क में? ये तो गवर्नेंस मिसेस खान, ये बताइएगा कि तफरी या फिर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो वाकई आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, या हम सब लोगों ने ट्रेंड्स गलत फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, या हमने सोच अपनी ऊंची कर ली है? बात की आवाज़ सुन, हम लोगों ने, या हम लोग गलत ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या हमारी सोच ऊंची हो चुकी है? हम लोग, वो कहते हैं ना कि आसाइशों की हमें आदत हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यकीन करें कि रात की सूखी रोटी जो होती है, सूखी तो नहीं होती, उसको हम ठीक तरह प्लास्टिक में लपेट कर फ्रिज में रख देते हैं और वो हम फ्राई करके खा लेते हैं। अब डबल रोटी वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे घर में ख़त्म होता जा रहा है कि अगर रोटी नहीं होगी तो हम तब डबल रोटी मंगाएंगे।
यानी कि डबल रोटी भी इतनी महंगी हो गई है, अंडे इतने महंगे हो गए जो हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है ख़रीदना। हम लोग नहीं ख़रीद सकते, हर रोज़ अंडा नहीं खा सकते नाश्ते में। तो अब आप बताएं हमारे ब्रेन्स कैसे फ्रेश होंगे, हमारे ब्रेन्स कैसे काम करेंगे। हम लोग जो मल्टीविटामिन्स लेते थे या अपनी ये क्या नाम ब्लड प्रेशर की दवाई इतनी महंगी आती है, उसको बहुत सोच समझ के अपने बजट में से पैसे निकाल के ख़रीदते हैं। सोचे कि ये हमने कभी ऐसे दिन देखे थे कि बासी रोटी को मिसेस भी खान अभी संभाल कैसे के मैनेज रखते करें? हैं और हम वो चाहते हैं टुकड़ा कि भी आप खाते हमारे हैं। नाजरीन को कोई अच्छा सा हल भी तजवीज़ कर दें, क्या किया जा सकता है? कि अब आप चीज़ों को, फलों को, फ्रूट को, अगर दोपहर का खाना या रात का खाना बचता था मासियों को दे देते थे, परवाह नहीं करते थे। अब हम लोग वो फ्रिज में रखते हैं और दूसरे तीसरे वक्त वो भी अब हम खुद खा रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, ख़रीद नहीं सकते। इतने महंगे फ्रूट्स हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतने महंगे सब्जियां हैं, दालें तो देखें, एक आम आदमी तो अब दाल भी नहीं खा सकता, वो रोटी पानी से खा रहा होता है या मिर्चों से, मोटी मिर्च होती है उसको घोल कर उसके साथ खा रहा होता है। ये हमारा हो गया वह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड्स हमारे ऊंचे हो गए, वो एक क्लास है, एक सर्टेन क्लास है। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस खान, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। वो कहा जाता है ना, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, तो इसकी मिसाल, जिंदा मिसाल आपको आज दिखाएंगे। अमेरिकी खातून है क्लेयर स्टीफन और चित्राल के पोलो प्लेयर अनवर अली, उनसे उनको सच्ची मोहब्बत हो गई। और अनवर अली जो है वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और क्लेयर स्टीफन जो है, सॉरी क्लेयर स्टीफन, और वो 4 दिन के लिए पाकिस्तान आई। क्लेयर स्टीफन अनवर अली से मुलाकात हुई, राब्ते बढ़े। जब मुलाकात हुई तो इतनी मुतासिर हुई कि सोचा कि अब इनसे शादी कर लेती हूँ, तो शादी कर ली। शादी के बाद अब अच्छी बात यह है कि अब अमेरिका से आई क्लेयर स्टीफन अब चित्राल की होकर रह गई हैं, वो चित्राल से मोहब्बत कर बैठी हैं। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ ये जोड़ा मौजूद है जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अनवार, आपको बहुत बहुत मुबारक, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। हमारे नाजरीन को बताएं कैसे हुआ ये सब और कैसे शुरू हुई आपकी मोहब्बत। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अपने इस शो में, थैंक यू सो मच। तो ये इस तरह शुरू हो गया कि चित्राल अगर आप आए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे एक दफ़ा कोई आता है तो वो इधर का होके रह जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जी इधर बस ये है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी खूबसूरती पाकिस्तान को दी हुई, उसमें से जो आप कहेंगे कि जो उसके पाकिस्तान का सर का ताज बन सकता है तो वो चित्राल है, जहाँ पे आपके पास बहुत ऊंचे पहाड़ियां हैं जिनमें बर्फ है और सब है, हर चीज है। तो इसके अलावा आपके पास ऐसा क्या है था कि इम्प्रेस हो गई आपसे स्टीफन? आपने पोलो खेल के इम्प्रेस किया या फिर अपनी शायरी से? हाँ, असल में शायरी और पोलो दोनों मेरे प्लस पॉइंट है, लेकिन इन सबसे ज्यादा मुझे और शायद मेरे ये तो जवाब इनको देना चाहिए था, वैसे हाँ। मैं गोविंदा बन के मैं बता रहा हूँ। तो असल में शायद जो सोशल वर्क मैं करता हूँ, यहाँ पे लोग जिस तरह मुझे पसंद करते हैं, आप अगर यहाँ पे आएंगे तो मैं इधर विलेज का चेयरमैन भी हूँ, छोटे से मेरे काम शाम, तो लोगों ने मुझे वोट डाल के मुझे बड़े बड़े पार्टियों के खिलाफ आजाद जितवा के मुझे चेयरमैन बनाया है। इस उम्र में इधर का विलेज चेयरमैन बनना भी बहुत बड़ी बात है, मैं इसको एक बहुत बड़ी बात समझता हूँ। तो शुरू से इसका मतलब है अनवर आप जीतते ही आ रहे हैं, मोहब्बत में भी आप जीत गए। बस मौला का करम है, अल्लाह के नवाजिशात है, मैं क्या तो बस बहुत अच्छा है सब। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो स्टीफन को उर्दू आती है या उर्दू का कोई लफ्ज आता है? उर्दू थोड़ी बहुत समझ पाती है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप ठीक है। तो अब हम बात कर, मैंने एक शेर सुना था, ये जो तुम्हें लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो स्टीफन से पूछते हैं, ये जो तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है ये क्या किसी और से मोहब्बत है? हाउ आर यू स्टीफन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट पाकिस्तान, अबाउट अनवर, एंड टेल अस योर लव स्टोरी। Well, so I met Anwar during essentially the end of a backpacking trip. I just arrived in Booney. I was looking for a guest house to stay, and I found his guest house. And even though I'd planned to stay just for a brief time, I ended up staying for a while because I fell in love, not just with him, but with the culture and with everything that we could do together. It just felt right from the very beginning. I love being in Chitral and in Pakistan. I feel like I'm just surrounded by the most loving, gentle and kind-hearted people. So I'm supremely happy here, and I really cannot imagine my life anywhere else. Thank you so much
for being part of our show, Claire, and we have best wishes for you. Tell us more about what have you seen Pakistan so far, other than Chitral and Anwar? So I have so far been to Karachi, which was wild. I mean, I just had a fantastic time in Karachi. It was full of ups and downs, but it was a really good introduction to the country. And I'm very happy that I was able to see it, because I think many travelers just sort of go to Islamabad and go around the north, but they're really just missing a huge, vibrant chunk of the country. So I went there. I went to Tata, Makli. Thank you so much. Stephen, thank you for coming Pakistan and thank you for choosing Pakistani boy. Stephen कह रही हूँ, अनवार मुझे ये बताएं कि आपको इनके इतने अच्छे एक्सेंट की समझ आ जाती है? जी समझने की कोशिश कर, तो वो कहते हैं ना इमोशंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो मैं भी इसी तरह ये है कि चला ले, थोड़ा मुझे समझ आती है। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप दोनों जो हैं कामयाबी पाएं, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान नो डाउट हमने और हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ये यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे, हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़ाद अली काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान के सियासी, रूहानी, अखलाकी पहलुओं पर हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। थैंक्स अ लॉट जी। एक नया सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं और आपके साथ गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी और आपकी और आपके व्यूअर्स की हम समा खराशी करते रहेंगे। द आइडिया इज़ कि हम पाकिस्तान की जो ट्रू आइडेंटिटी है, हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, हमारी जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री के जो स्पिरिचुअल रूट्स हैं, वो अपनी यूथ तक हम बताएं और यूथ तक उसको ट्रांसमिट करें। क्योंकि हम जिस डे एंड एज में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है यूथ खासी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हमारी तारीख़ और तारीख़ का बयानिया नैरेटिव असल में है क्या। मैं जब कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इस पाकिस्तानियत का मतलब क्या है, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर एज अ पाकिस्तानी। और हम इस सेगमेंट के अंदर हमारे जो पुराने रोल मॉडल्स थे, जो हमारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो रूहानी हीरोज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनका शायद हम नाम जानते हैं, उनकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या थी उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे कंटेम्प्रेरी हीरोज़ जो पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, और उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द नर्चरिंग ऑफ दिस स्टेट एंड फॉर दिस नेशन, उनके हवाले से भी बात होगी। और स्पिरिचुअलिटी पे हम ख़ास तौर पे एम्फसाइज करेंगे, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक फेमस कोटेशन है, ऑफ्ट कोटेड है मगर बड़ी अहम है। आपने फरमाया कि पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला नॉन मुस्लिम हल्का बगोशे इस्लाम हुआ था, इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ था। तो वो जो बाउंड्री है कि एक नेटिव इंडियन जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कले में दाखिल होता है, और वो जो इंडिविजुअल तब्दीली आई और उस इंडिविजुअल ने एक नेशन की बुनियाद रखी, हमने अपने रूट्स को वहां से ट्रेस करना है। तो काज़मी साहब, हम हिस्ट्री की बात भी करेंगे, किस तरह से बना, कितनी मुश्किलात। ऑफ कोर्स पाकिस्तान मूवमेंट की हम बात करेंगे, और पाकिस्तान मूवमेंट भी अब जैसे हम उसको भी एक बहुत ही नैरो स्कोप के अंदर देखते हैं, लेकिन जैसे मुगल एम्पायर की डिक्लाइन हो रही थी, ब्रिटिश राज आया, उस ब्रिटिश राज के अंदर किस तरीके के साथ मुसलमानों ने नेविगेट किया। How can we forget Sir Syed Ahmad Khan? How can we forget the contribution of Maulana Muhammad Ali Jauhar, Hasrat Mohani, Iqbal of course, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Khan Liaquat Ali Khan, ये बड़े टावरिंग लोग हैं। हमारे बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोग थे, खान ऑफ कलात की हम बात करेंगे, और इस तरह की और भी पर्सनालिटीज़ की हम डेफिनेटली बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी हीरोज़ जो पोस्ट पार्टीशन है उनके हवाले से मामला है कि बड़ी कम किताबें हैं कि जिन्होंने वाकई जो अनसंग हीरोज़ की जैसे आप बात करते हैं, उसमें आम जो लोग थे उन्होंने ड्यूरिंग माइग्रेशन जो पेन फेस की और जो सेक्रीफाइसेस दी। खिलाफत मूवमेंट मैं एक किताब में पढ़ रहा था, उस मूवमेंट के दौरान जो सेक्रीफाइसेस किए गए खाली, एब्सोल्युटली काबिल ज़िक्र है। खिलाफत मूवमेंट में गो के कायद आज़म और अलामा ने भी टू एन एक्सटेंट उससे डिस्टेंस किया था, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर खास तौर पर उस वक्त लीड कर रहे थे, और एक जेन्युइन सेंटिमेंट था टुवर्ड्स आर खिलाफत। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर को डिपोज किया जा रहा था, और वो एक मुसलमानों का सिंबल था। और आज तक तुर्की के अंदर मुसलमानों की वो कंट्रीब्यूशन जो हिंद के मुसलमानों ने की, ख़वातीन ने अपने हार पेश कर दिए, जेवरात दे दिए उस तहरीक में, और तुर्की के लिए तो वो आज तक याद करते हैं।
आप इस्तांबुल के अलावा किसी छोटे शहर में भी जाएं और उन्हें ये बताएं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो आपको खिलाफत मूवमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज और अफर्म करते तो हैं। काज़मी साहब, मेरा सवाल ये कि इस सेगमेंट के दौरान क्या हम फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हदीस पाक का मैं हवाला मफहूम के दर्जे पे यहाँ पे देना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। तो हमारा जो रीजन है ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कूल ब्रीज है, और हमने ये कूल ब्रीज बनना है उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिल्कुल, कि ताकि जब कल क़यामत में उम्मत मुस्लिमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो तो हिंद के मुसलमान भी अपनी सी एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैटर ऑफ गिफ्ट सरकार की बारगाह में प्रेजेंट कर सकें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आपकी उम्मत के लिए की है। और मुझे वो इकबाल की बात याद आ रही है कि अल्लामा इकबाल जब वो शायरी और अपना मैसेज, तो वो इस्लाम की बात करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, और वो अवेकनिंग की बात करते थे, मुस्लिम रेनेसांस की बात करते थे। तो उन्होंने अपने फ़ारसी शेरों के अंदर एक जगह ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी शायरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कुरान से बाहर हो तो मेरे कांटे को अपने गुलिस्तान से दूर कर दीजिएगा, और क़यामत के दिन मैं आपके कदम चूमने की सादत से महरूम कर दिया जाऊं। यानी इकबाल जो कि हिंद के मुसलमानों के एक स्पिरिचुअल फादर है, एक स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल है, वो उनको इतना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे मैंने चलना है, मैं चला हूँ, और मैं लोगों को भी अपने पैगाम के ज़रिए चला रहा हूँ। इस शॉर्ट सेगमेंट के अंदर हमने ये सारी बातें रखनी है, और हमने अपने नाज़रीन को समझाना है कि पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान कितनी मेहनतों से और कितनी कुर्बानियों से बना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।